नमस्कार। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड। मैं भगवती प्रसाद सोनेल, प्रवक्ता इतिहास, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक है वह है छत्रपति शिवाजी के बाद मराठा का उत्कर्ष और उनका अंग्रेजी शासन में विलय। इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र हैं उन्होंने संघर्ष किया दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध। फिर अंत में जाकर जो अंग्रेज थे उनसे उनका संघर्ष हुआ और उनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। तो उनके लिए अध्ययन करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है मराठा, इसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट, इसमें हम अब इनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित थे तो उन्होंने निरंतर मुगलों से लोहा लेते रहे। फिर उनके बाद में उनके पुत्र आए और उनके पुत्रों ने भी यह युद्ध जारी रखा और आगे जाकर इनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और किस प्रकार अंग्रेजों ने इनको एक एक करके परास्त किया और उन पर अधिकार किया। साहू, सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम साहू का। साहू, क्लियर। 13 नवंबर 1689 ईस्वी में 1689 में रायगढ़ का पतन हो गया और शिवाजी जो आगे चलकर साहू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी रायगढ़ के पतन के बाद शिवाजी उनका पुत्र का पुत्र था, वह साहू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी माता येसुबाई और मराठा राजवंश के कई अन्य सदस्य गिरफ्तार हो गए। औरंगजेब के शिविर में यानी शिवाजी को पहले नजरबंद कर लिया था। उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको बंद कर दिया था। साहू की अवस्था उस समय 7 वर्ष की थी। यानी साहू उस समय 7 वर्ष का था जब शिवाजी को कैद कर लिया गया था और उसे 17 वर्ष तक वहीं पर बंदी की जीवन व्यतीत करना पड़ा। यद्यपि औरंगजेब की पुत्री जीन तुनिसा की दयापूर्ण देखरेख में उनकी साधारण सुख सुविधाओं का प्रबंध कर दिया गया था, किंतु अब उसे अपनी स्वतंत्रता की बहुत कम आशा रह गई थी, क्योंकि औरंगजेब की नजरों में वह कैद था। औरंगजेब की तीव्र इच्छा थी कि साहू को मुसलमान बना लिया जाए, परंतु उसने अपने इस निश्चय को अपनी पुत्री जीन तुनिसा की प्रार्थना पर त्याग दिया। यानी उनकी पुत्री ने कह दिया कि इनको मुसलमान नहीं बनाएंगे और साहू को केवल 2 संबंधियों मुसलमान बनाया गया। यानी उसके 2 संबंधी थे, उनको मुसलमान बना लिया गया। जब साहू की चतुर माता येसुबाई ने राजा राम के प्रति अपना भेदभाव प्रदर्शित करने की घोषणा की तो वे औरंगजेब की सुरक्षा से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तब औरंगजेब का संदेह दूर हो गया। साहू कभी कभी औरंगजेब के समक्ष अभिवादन के लिए लाया जाता था, जिससे औरंगजेब उसके व्यवहार और राजभक्ति से संतुष्ट हो गया। साहू ने मुगल शिविर में मराठी लिखना और पढ़ना और हिंदी बोलना सीख लिया था। उसे शिविर के भीतर ही घोड़े पर चढ़ना, शिकार खेलना, तलवार चलाना भी सिखाया गया। मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध रहने के कारण उसे इस्लाम धर्म का भी कुछ ज्ञान हो गया था और उसमें उसकी श्रद्धा बढ़ गई। 1733 में उसने 2 स्त्रियों के साथ अपना विवाह किया। औरंगजेब के जीवन के अंतिम दिनों में मुगलों के अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा। अंततः उसके साथ साथ साहू, उसकी माता तथा उसके अन्य साथियों को कठिनाइयां सहनी पड़ी। अपने दैनिक व्यय के लिए उसे रुपया उधार लेना पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र आदिम शाह गद्दी पर बैठा। जुल्फिकार खान ने शाहू को उसके सामने उपस्थित किया और प्रार्थना की कि वे मराठा राजकुमार को मुक्त कर दे और घर जाने की आज्ञा दे दी जाए। यह शर्त लगा दी कि वह मुगल सम्राट के प्रति हमेशा वफादार रहेगा, तब उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। समय पर सेना सहित सम्राट को सहायता देगा। उसको यह विश्वास था कि ऐसा करने से मराठों में परस्पर मतभेद हो जाएगा, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और
वे किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेंगे। किंतु आजम शाह अपने भाई बहादुर शाह से लड़ने की तैयारी में था, अतः कोई निश्चय नहीं कर पाया और शाहू और उसके परिवार के साथ नर्मदा पार करने के लिए आगे चल पड़ा। शाहू अधीर हो उठा, अतः उसने मुगल मित्रों की सलाह से 18 मई 1707 को भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पश्चिम में दोराहा में पड़े हुए मुगल शिविर को छोड़कर चला गया। आजम शाह उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सका, क्योंकि वह बहादुर शाह के साथ जीवन मरण के संघर्ष में फंसा था। वह जून 1707 का आगरा के निकट 17 मील दूर जजाऊ के मैदान में मार दिया गया। अतः शाहू अपने साथियों के साथ निर्विघ्न यात्रा करता रहा। शाहू अपने मुट्ठीभर साथियों के साथ नर्मदा पार कर बीजागढ़ और सुल्तानपुर होता हुआ खानदेश के पश्चिमी भाग में बढ़ता चला गया। बीजागढ़ में मोहन सिंह रावल ने उसका साथ दिया और सुल्तानपुर में कुछ मराठा सरदार भी उससे आकर मिल गए। मराठाओं ने उनका हार्दिक स्वागत किया। जिन लोगों ने उसका पक्ष लिया उनमें नागपुर के भावी शासकों के पूर्वज गरसोजी भोंसले, भावी पेशवा बालाजी विश्वनाथ, नेमाजी सिंधिया। सर्वप्रथम शाहू जून और जुलाई में खानदेश में बिताकर अगस्त में अहमदनगर की ओर पहुंचा और आगे बढ़ने की योजना बनाकर मराठों की तात्कालिक राजधानी सतारा को घेर डाला। ताराबाई ने घोषणा कर दी कि छाऊ छली और कपटी है और उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है, जिसे उसके पिताजी संभाजी ने नष्ट कर दिया था। उसने कहा कि वर्तमान राज्य निर्माण में तो उसके पति राजा राम ने किया, यानी शाहू संभाजी का बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई थी और वह उनका बेटा था। तो शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम था और उसकी पत्नी जो ताराबाई थी वह शासन कर रहे थे, किंतु उसकी भी हत्या हो गई थी, वो भी मर गया था। उसका वास्तविक अधिकार नहीं है, संभाजी ने नष्ट कर दिया। उसने कहा कि वर्तमान राज्य निर्माण में उसके पति राजा राम ने किया है, अतः उसका वास्तविक न्यायकूलन शासक उसका छोटा पुत्र शिवाजी द्वितीय है, जो शिवाजी का पौत्र है। शिवाजी द्वितीय राजा राम का पुत्र। उसने शाहू की प्रगति को रोकने के लिए धन्नाजी जाधव के नेतृत्व में एक सेना भेजी, यानी ताराबाई ने उनको रोकने के लिए एक सेना भेजी। अतः शाहू ने अपनी चाची ताराबाई से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, यानी उनकी जो चाची थी, काकी थी, उनसे भी युद्ध करने के लिए वह तैयार हो गया। नवंबर 1707 में भीमा नदी के किनारे खेद नामक स्थान पर लड़ाई हुई, जिसमें ताराबाई का प्रतिनिधि सामंत परस राम पंत हारकर भाग गया। ताराबाई के सेनापति धन्नाजी को युद्ध करते समय शाहू के पक्ष में चले गए, यानी धन्नाजी थे वो शाहू के पक्ष में चले गए, इसलिए उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। अब धनाजी शाहू चिटनीस के पद पर दे दिए गए, यानी उनको चिटनीस का पद दे दिया गया। भाग नहीं लिया और धनाजी शाहू से मिल गए और उसे सेनापति बना दिया। शाहू ने खंडू बलाल को तरक्की देकर चिटनीस का पद दे दिया। ताराबाई के अनेक प्रमुख अधिकारी शाहू से आ मिले और शाहू ने विजयोल्लास के साथ सतारा की ओर प्रस्थान किया। 22 जनवरी 1708 को वह अपना राज्याभिषेक करवाई, यानी अब शासक बन गया शाहू। ताराबाई और उसके पुत्र ने सतारा छोड़कर पन्हला के दुर्ग में शरण ले रखी थी। शाहू ने इस किले पर भी अधिकार कर लिया, अतः ताराबाई ने रंगना भागना पड़ा और वहां के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित मलवान जाना पड़ा, किंतु वह शीघ्र ही लौटकर पन्हला के में अंतिम रूप से बस गई। यहाँ पर शाहू के सेनापति चंद्रसेन तथा दूसरे प्रमुख सरदारों का सहारा मिल गया। उसने मुगलों के दक्षिणी प्रदेश से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार की मांग की और उसे अपनी गतिविधियों का केंद्र और कूटनीति के कारण 1711 से 1712 में शाहू की स्थिति डावाडोल हो गई। किंतु शाहू के सौभाग्य से 1714 में महल षड्यंत्र के फलस्वरूप ताराबाई के हाथ में शक्ति निकल गई। राजा राम की दूसरी विधवा राजसबाई ने ताराबाई और उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को जेल में डालकर अपने पुत्र संभाजी को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं उसकी संरक्षिका बनने का प्रयत्न किया। बालाजी विश्वनाथ किया। संभाजी कोल्हापुर में बस गए और निजाम उल मुल्क के हाथों में खेलकर वह शाहू के लिए षड्यंत्र रचता रहा। शाहू ने उसे हराकर 1731 में वर्णा नामक स्थान पर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। उसके अनुसार वर्णा नदी के दक्षिणी भाग संभाजी को मिल गए और उत्तरी प्रदेश शाहू को मिले, यानी दोनों के मध्य समझौता हो गया, शाहू और संभाजी के मध्य।
क्लियर। अगला है बालाजी विश्वनाथ, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। साहू के काल में ही इनका उत्कर्ष हुआ था। बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ उत्तरी महाराष्ट्र साहू की पैतृक संपत्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। उत्तरी महाराष्ट्र साहू की पैतृक संपत्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। अतः उसने ताराबाई के साथ युद्ध में फंसे रहने पर भी उसकी विजय और संगठन में अपना ध्यान नहीं हटाया। फलतः उसने बगलाना और खानदेश पर अपना पूर्ण अधिकार करने के लिए सेनाएं भेजी। उसने सेनापति धानाजी जादव की मृत्यु जून 1708 में हो गई थी। अतः साहू ने उसके स्थान पर उसके पुत्र चंद्रसेन यानी दानाजी के पुत्र चंद्रसेन को वहां पर नियुक्त किया, जिसे चंद्रसेन ताराबाई की पार्टी की ओर झुक गया। अतः साहू ने विश्वासघात से बचने के लिए सेना करते के नए पद का निर्माण किया और बालाजी विश्वनाथ को उस पद पर प्रतिष्ठित किया। यानी वह ताराबाई की ओर झुक गया था तो साहू ने एक नए पद का सृजन किया, पेशवा, और उस पर बालाजी विश्वनाथ को प्रतिष्ठित किया। और वह पद था सेना करते यानी महान संगठन करता या सेना का संगठन करता, जिससे वह सेनापति की कड़ी दृष्टि रख सके। बालाजी विश्वनाथ साहू का योग्य और विश्वास पात्र सेवक था। अतः साहू ने उसका विश्वास और भरोसा करके उसे 1713 में पेशवा अथवा प्रधानमंत्री बना दिया, यानी उच्च पदों पर उसको नियुक्त कर दिया, पेशवा बना दिया। यानी साहू के बाद अगर कोई प्रमुख है तो पेशवा है। बालाजी विश्वनाथ के पूर्वज श्री वर्धन ग्राम के देश मुख थे यानी मुखिया थे। यह ग्राम पश्चिमी समुद्र तट पर बसा था और जंजीरा के सिद्दीकियों के अधिकार में था। बालाजी चिपलून के नमक विभाग में क्लर्क था। सन 1680 से 90 के बीच पश्चिमी घाट के उत्तरी प्रदेश में आकर बस गया था। 1689 में रामचंद्र आमत्य की अधीनता में माल विभाग का क्लर्क बना और उसके बाद पूना और इलाहाबाद जिलों का सरसूबेदार बन गया। चूंकि औरंगजेब के समय 1705 ईस्वी में इसी प्रदेश पर अपना शिविर डाला था और बालाजी विश्वनाथ इन्हीं जिलों में मराठाओं राजाओं की सेवा में था, अतः उसे मुगल दरबार के निकट संपर्क में अवश्य आना पड़ा होगा। यही भी निश्चित है कि औरंगजेब के कुछ अफसरों से उसकी मित्रता हो गई और मुगल शिविर में बंद साहू से भी उसके संबंध स्थापित हो गए, इसीलिए साहू का यह विश्वास पात्र बन गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी योग्यता, राजभक्ति और चरित्र के संबंध में साहू की अच्छी सम्मति बन गई थी। बालाजी उन प्रमुख व्यक्तियों में सर्वप्रथम था जिसने साहू की मुक्ति के बाद उसके समस्त विरोधियों को शांत कर महाराष्ट्र के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर उसके पक्षधर को बिठाया था। इन सब कारणों से वह सेनाकर्ता के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। साहू को सेनापति चंद्रसेन और बालाजी से झगड़ा हुआ और चंद्रसेन ने जोश में आकर त्यागपत्र दे दिया। ताराबाई और उसे अपने खोए हुए अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थी, अतः चंद्रसेन उससे आकर मिल गया, किंतु बालाजी ने अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से परिस्थितियों को गंभीर बना दिया। कान्होजी आंग्रे ताराबाई का प्रबल सहायक था और साहू का प्रबल शत्रु था। वह पश्चिमी समुद्र तट का रक्षक और मराठा नौसेना का प्रधान था तथा साहू के साथ भयंकर युद्ध करना चाहता था, किंतु बालाजी ने अपनी योग्यता से भी साहू के पक्ष में करके राजा के विरुद्ध युद्ध बंद कर देने के लिए बाध्य कर दिया। यानी साहू ने उसको भी, बालाजी विश्वनाथ ने उसको भी अपने पक्ष में करवा लिया। साहू ने बालाजी के इन सब सेवाओं से प्रभावित होकर उसकी तरक्की कर दी और 27 नवंबर 1713 को उसे पेशवा बना दिया, यानी प्रधान बना दिया। मुगल सम्राट के साथ साहू की संधि। साहू ने मुगलों के प्रति वफादारी थी, यानी साहू मुगलों के प्रति सच्ची वफादारी रखता था क्योंकि वहीं से आया था। यद्यपि उसने बहादुर शाह की सेनाओं में रहना अस्वीकार कर दिया था, तो भी उसकी सेवा में भेंट भेजी जाती थी और प्रार्थना की थी कि वह उनसे संदेह देकर उसके चौथ और सरदेशमुखी कर वसूली का अधिकार चिरस्थायी बना दे। उस पर न तो बहादुर शाह की मृत्यु का कोई प्रभाव पड़ा, न ही अपने पुत्रों के सिंहासन अधिकार के युद्धों का। वह दिल्ली की अत्यंत प्रबल राजक्रांति में भी विचलित नहीं हुआ, जिस कारण अनेक राजकुमारों की हत्या की गई थी। सैयद भाई दिल्ली में राज निर्माता थे। अब फारुखसियर उन्हीं की कृपा से गद्दी पर बैठा था, किंतु इतना कृतज्ञ निकला कि उन्हें सैयद भाइयों को ही उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र रचा। अतः मीर बख्शी
सैयद हुसैन अली खां को दक्कन में की सूबेदारी का कार्यभार संभालना पड़ा, जिससे वह अपने पार्टी के हितों की रक्षा कर सके। जब वह दक्कन में था तो उसने सुना कि दिल्ली दरबार में उसके बड़े भाई वजीर अब्दुल्ला खां के विरुद्ध नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। अतः उसने फारुखसियर पर घातक प्रहार करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने साहू से प्रार्थना की कि वह एक सुदृढ़ मराठा सेना उसको अधिकार में दे, यानी एक सुदृढ़ मराठा सेना मुझे दे। अंदर स्थिति दे। बातचीत के बाद ये शर्त तय हुई, सम्राट साहू को वह सब प्रदेश और उनके अंदर स्थित किले लौटा देगा जो शिवाजी ने स्वराज के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो संधि हुई थी उसमें जो किले लिए थे वह सारे के सारे किले मुझे मिलने चाहिए, पुरंदर की संधि से प्रसिद्ध है। साहू को वह प्रदेश भी लौटा दे जिन्होंने मराठाओं ने खानदेश, बरार, गोडावन, हैदराबाद और कर्नाटक को हाल ही में जीता था। मराठाओं को मुगल दक्कन में 6 प्रांतों को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की भी आज्ञा दे और सरदेशमुखी के बदले दी जाएगी। चौथ के बदले साहू 15,000 जवानों को एक सैनिक टुकड़ी सम्राट की इच्छा पर निर्भर कर देगा और सरदेशमुखी के बदले दक्कन की शांति सुव्यवस्था का जिम्मा अपने ऊपर लेगा तथा डाके और विद्रोह को भी रोक देगा। अगला, साहू कोल्हापुर में संभाजी को तंग नहीं करेगा। साहू सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक देगा। सम्राट दिल्ली में नजरबंद साहू की माता येसुबाई, उसकी पत्नी भाई मदन सिंह तथा सेवकों सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर वापस भेजेगा। सैयद हुसैन अली इन शर्तों पर सहमत हो गया और सम्राट को भी सहमत कर लेने की प्रतिज्ञा कर ली। अतः जब हुसैन अली ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तब बालाजी विश्वनाथ तथा खंडेराव धम्मादे के नेतृत्व में 15,000 मराठा जवानों के साथ चला। सैयद भाइयों ने फारुखसियर को गद्दी से उतारकर रफी उद दर्जात को गद्दी पर बैठा दिया, जिसने इस संधि का पालन किया। परिणाम स्वरूप 13 मार्च को चौथ की और 25 मार्च 1719 को सरदेशमुखी की संधि तैयार कर पेशवा को दे दी गई और शाहू की माता येसुबाई और उसके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया। अब शाहू को मुगल दक्कन के 6 सूबों 36% के उद्यान को न्यायकूल अधिकार मिल गया, किंतु वह सम्राट के अधीनस्थ राजा रह गया था, यानी उनकी अधीनता में राज करने लगा। बालाजी विश्वनाथ और उसकी मृत्यु। 12 अप्रैल 1720 को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय उसके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, 4 बच्चे थे। उस समय सबसे बड़ा पुत्र बाजीराव की अवस्था 19 वर्ष की थी, यानी बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र था बाजीराव, उसकी अवस्था 19 वर्ष की थी। अतः उसे पेशवा का उत्तराधिकारी बना दिया गया, यानी अगला पेशवा बना बाजीराव। इसकी मृत्यु हो गई। नया इसका पुत्र 19 वर्ष की आयु में बना पेशवा। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्पावन वंश का था और उसे खास महाराष्ट्र देश में बस गया था और स्वयं स्वाध्याय किया तथा आत्मनिर्णय भी स्वयं ही किया करता था। वह साधारण पद से उन्नति करते हुए बड़े बड़े पदों तक पहुंच गया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में वह थोड़े से व्यक्तियों में से था जो बिना सैनिक बने इतने उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो गया था। कहा जाता है कि बालाजी घोड़े पर भी बड़ी कठिनाई से चढ़ पाता था, यानी जो व्यक्ति घोड़े पर भी बड़ी कठिनाई से चढ़ पाता था वह इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया और उसे सैनिक बनने का कोई गुण नहीं था, किंतु वह एक अच्छा प्रबंधक और चतुर राजनीतिज्ञ था। महाराष्ट्र के पुरंदर, बेकिल और दूसरे मुख्य परिवारों तथा प्रमुख राजनीतिक तत्वों को साहू के पक्ष में मिला देना उसी का काम था। कुशल अर्थशास्त्री होने के कारण उसने साहू की आर्थिक दशा को भी काफी उन्नत कर दिया। बड़े बड़े सेठों की आर्थिक सहायता से भी प्राप्त कर ली, यानी बड़े बड़े सेठों की आर्थिक सहायता भी उसने प्राप्त कर ली। अपनी युक्ति और कूटनीति से उसने चंद्रसेन यादव, धन्नाजी थोरोट के विद्रोह को शांत कर दिया। शाहू के प्रतिद्वंदी कोल्हापुर के मराठा राज परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत घटा दिया। तानाजी को अपने पक्ष में मिला लेना भी और 1719 में मुगल सम्राट से संधि करना भी उसकी प्रमुख कूटनीतिक सफलताएं थी। इस संधि के अनुसार मराठों को दक्कन में मुगलों के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। चौथ और सरदेशमुखी अर्थात मालगुजारी का 35% कर वसूल करने का ढंग भी मौलिक था, जो टोडरमल की भूमिकर योजना पर आधारित था। उसने मुगल दक्कन के विभिन्न भागों में अपने आदमी नियुक्त कर रखे थे जो कर वसूल करते थे। उसका चौथ एवं सरदेशमुखी पर वसूल करने का तरीका मराठा राज्य की उन्नति और सुरक्षित साधन बन गया और जो दरिद्र प्रदेश इन बड़े बड़े
करों को नहीं दे सकते थे, उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का यह सरल बहाना था। बालाजी ने आमदनी को मराठा सरदारों में बांट दिया तथा प्रत्येक सरदार की आमदनी बढ़ाने की दिलचस्पी लेते रहे, किंतु उसने बुद्धिमानी यह की कि किसी भी सरदार को किसी प्रदेश का विशेष अधिकारी नहीं बनाया, जिससे वह सरकार पर अंकुश से स्वतंत्र हो जाए। सर रिचर्ड टेम्परेल ने बालाजी के संबंध में लिखा है कि वह अपने भावी उत्तराधिकारियों की अपेक्षा आदर्श ब्राह्मण था। उसका मस्तिष्क शांत एवं क्रियाशील था। उसका प्रबंध कल्पनाशील एवं उत्साहवर्धक था। वह अपने चरित्र बल से नीचों को वश में कर सकता था। वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक शास्त्री था। राजनीति कार्यकर्ता होने के कारण उसे अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा। उसे अनेक बार मौत की धमकी भी दी गई, किंतु अवसर आने पर उसने इसका दृढ़ता से मुकाबला किया। इसका भय अथवा तर्क से मुगलों ने मराठों को छत्रपति स्वीकार कर लिया। वह अपनी सभी कूटनीतिक चालों में विजय रहा। यद्यपि उसकी मृत्यु असमय हो गई, किंतु इस समय इस बात को मानना भी अभिमान था कि वह मुसलमान शासन के खंडरों पर हिंदू राज्य स्थापन करना चाहता था। उसकी वंश परा का वह प्रधानमंत्रित्व सुरक्षित हो गया। उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहना सार्थक है। बालाजी बाजीराव। क्लियर। अब अगला है बाजीराव, यानी उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये उनका मूल्यांकन, व्यक्तित्व और चरित्र पढ़ा। अब बाजीराव 1720 से 1740 तक इनका शासन समय रहा। शाहू ने अपने सरदार को सलाहकारों के प्रबल विरोध के बावजूद भी 17 अप्रैल 1720 को बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े लड़के बाजीराव को ही पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव उस समय बच्चा ही था। वह 4 माह कम 20 वर्ष का था, यानी 16-17 साल का समथिंग था। उसका शरीर दृढ़ और घटा हुआ था। उसमें बहुत अधिक उत्साह और विलक्षण प्रतिभा थी। वह व्यवहार में बहुत कुशल था। कुशल घुड़सवार होने के साथ साथ वह हिसाब किताब का भी ज्ञाता था और प्रबंध और कूटनीति में निपुण था। उसने मुगल साम्राज्य की शोचनीय दशा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वह उसके अधिक से अधिक प्रदेश छीनना चाहता था। श्रीपति राव प्रतिनिधि ने उसका विरोध किया। श्रीपति राव और थे तो उन्होंने उसका विरोध किया और उसके विचारों को दूरदर्शितापूर्ण बताकर कोल्हापुर और कर्नाटक पर अधिकार कर लेने पर जोर दिया, किंतु बाजीराव ने तर्कपूर्ण व्याख्यान से सारा विरोध शांत कर दिया और शाहू को अपने पक्ष में कर लिया। उसने कहा कि हमारे लिए समय है कि हम विदेशियों को हिंदू देश से निकालकर अक्षय कीर्ति प्राप्त कर ले, यानी विदेशियों को देश से निकालकर हम अक्षय कीर्ति प्राप्त कर ले। हमको सूखे वृक्ष पर प्रहार करना चाहिए, शाखा है तो स्वयं ही गिर जाएगी। यानी हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखा तो स्वयं ही गिर जाएगी। क्योंकि मुगल साम्राज्य पतन की ओर था, हमें डायरेक्ट वहां पर अधिकार कर लेना चाहिए, ऑटोमेटिक सभी अपने अधिकार में आ जाएंगे। यानी डाली काटने से पेड़ नहीं गिरेगा, अपन तो उनकी जड़ें काट दे ताकि पेड़ गिर जाएगा। हमारे प्रयत्नों से हिंदुस्तान में कृष्णा से अटक तक मराठों का झंडा फहरेगा। शाहू पेशवा की नीति से प्रभावित हो गया और उसे स्वीकार करते हुए उल्लास से बोला, मतलब उसके बातों को स्वीकार करते हुए उल्लास से बोला, तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी पर फहरा दोगे। तुम वास्तव में एक योग्य पिता के पुत्र हो। यानी तुम वास्तव में मराठों की जो पताका है हिमालय पर लहरा दोगे। तुम वाकई में एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। यह निश्चय हो जाने के बाद पेशवा मुगल साम्राज्य का विरोध करने की तैयारी में लग गया। मालवा और गुजरात पर आक्रमण, यानी बाजीराव ने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया 1724 से 1728। ध्यान रखना बच्चों, इनका शासन समय 1720 से 1740 तक ही है। 20 साल में इन्होंने इतना कुछ कर दिया। अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने नर्मदा पार कर 1724 को ईस्वी में मालवा जीत लिया। नवंबर 1699 में आरंभ में मराठों ने उस प्रांत में सर्वप्रथम प्रवेश किया। उस समय तक ये प्रांत केवल लूटमार ही किया करते थे, यानी पहले यहाँ पर लूटमार ही करते थे, अब यहाँ पर प्रवेश कर गए। बाजीराव ने मालवा में अपनी जड़ें जमाना चाहिए और समय की परिस्थितियों के अनुकूल भी पड़ गई। राजपूत सरदार विशेषकर जयपुर के जयसिंह मराठों के आदर से सहानुभूति रखते थे, अतः बाजीराव के मित्र बन गए। पेशवा को बहुत कम विरोध करना पड़ा, यानी पेशवा का उन्होंने सहानुभूति रखते थे इसलिए उनका विरोध कम करना पड़ा।
वह अपने सहायक उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया को कर उगाने के लिए छोड़कर स्वयं पूना चले आए। कुछ समय बाद ही धार, इंदौर, ग्वालियर में राजकीय भवनों के संस्थापक हुए। इस समय मराठे गुजरात को अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे मार्च की मालगुजारी सेनापति मार्च में 1706 को तानाजी जाटव के नेतृत्व में पहले यहाँ आए थे। इस प्रांत में बगलाना की मालगुजारी सेनापति खांडेराव दाभाड़े के नाम से कर दी थी। उसके सहायक दानाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा की नींव डाली, यानी दानाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा में राजवंश की नींव डाली, यानी गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़। इम्पोर्टेंट है ये, आगे और समझाऊंगा इनके बारे में। नींव डाली दानाजी गायकवाड़ ने। उसके भतीजे पिल्लाजी गायकवाड़ ने गुजरात को जीतकर सोनागढ़ नामक किला बनाया, जो सूरत से 50 मील दूर पूरब में स्थित था। बाजीराव और निजाम। अब निजाम और बाजीराव के मध्य संघर्ष हुआ। मालवा और गुजरात बता दिया। अब बाजीराव ने निजामों पर आक्रमण किया। नए पेशवा के लिए सबसे जटिल समस्या मराठा और निजाम उल मुल्क के संबंध को व्यवस्थित करना था। निजाम साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली सरदार बन गया था। उसने अपनी वायसराय अधिकारों को राज्य के बदल देने में पक्का इरादा कर लिया था, अतः वह मराठों को सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा था। उसने 1719 की संधि को मानना अस्वीकार कर दिया और घोषणा करके कहा कि साहू और संभाजी में से उसे एक को चौथ और षड्देशमुखी देखा, जो महाराष्ट्र में निर्विरोध शासक होगा। साहू और संभाजी ने विरोध के बीच बो दिया। बाजीराव ने चालाक निजाम की अपनी चालों की भलीभांति समझकर खुले युद्ध का समर्थन किया, किंतु शांतिप्रिय साहू ने झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाने की सलाह दी। इसके परिणाम स्वरूप बाजीराव निजाम से 3 बार मिला। पहली बार 14 जनवरी 1721 में चिक्कल थाना में, दूसरी बार 1723 को केलशा में मिला, फिर दाहोद में 25 मील दक्षिण में, तीसरी बार 1724 के धार के पास नाचला में मिला। अब उसे अनुरोध किया कि वह 1719 की संधि मानकर साहू को तंजौर का राज्य, शिवनेर, चक्कन, माहुली, करनाल, पाली और मिराज के किले सौंप दे, किलों से संबंधित भूमि को लौटा दे। उसने और भी अनेक मांगे रखी, किंतु इन सभाओं का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। निजाम लगभग 2 वर्षों तक दिल्ली में वजीर रहा। उसके वायसराय क्षेत्र का प्रबल उसका नायब मुबारिज खां करता रहा। जब वह अपना कार्यकाल समाप्त कर मंत्री पद से असफल होकर लौटा तो उसे मुजारिब खां से भी युद्ध करना पड़ा। बाजीराव ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर बुरहानपुर जिले पर अधिकार कर लिया। निजाम ने मुजारिब खां को सरखेलदा में हराकर मार डाला। उसने वायसराय क्षेत्र पर पुनः अधिकार जमा लिया। बाजीराव इस युद्ध में तटस्थ रहा। युद्ध समाप्त होने से निजाम के सामने सम्मिलित रूप से कर्नाटक पर चढ़ाई रखने का सुझाव दिया। 1725 से 26 के मध्य बाजीराव के नेतृत्व में मराठों को लगातार 2 हमले कर्नाटक पर हुए। निजाम ने इसमें भाग नहीं लिया, अपितु अपने नायब एवाज खां को शक्तिशाली सेना देकर कर्नाटक को निजी तौर पर विजय करने के लिए भेज दिया। मराठों ने चीतल के दुर्ग में पहुंचकर बकाया कर की वसूली की, किंतु निजाम तो अपने सारे दक्षिण का न्यायोचित स्वामी समझता था। उसने बाजीराव के कर्नाटक हमले से यह अभिप्राय निकला कि बाजीराव उसके प्रदेश को हड़पना चाहता है, अतः बाजीराव के कर्नाटक में रहने तथा महाराष्ट्र में उपद्रव मचाता रहा। उसने साहू के समर्थकों को फुसलाने का प्रयत्न किया। कोल्हापुर में संभाजी ने सारे महाराष्ट्र की मांग के लिए भड़का दिया। संभाजी ने अपने मंत्री नीलकंठ त्र्यंबक की सलाह से 1726 में आरंभ में निजामुल मुल्क से जा मिला और दोनों ने मिलकर साहू के प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। साहू भयभीत होकर निजाम उल मुल्क से शांतिपूर्ण बातचीत करने के लिए बाध्य हो गया। निजाम ने साहू से प्रार्थना की कि वह चौथ का रुपया ले, परंतु कर वसूल करने वाला मराठा अफसरों को दक्षिण के प्रांत से हटा ले। साहू इस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला ही था कि बाजीराव कर्नाटक से लौट आया। निजाम ने चौथ का रुपया देना भी अस्वीकार कर दिया और घोषणा कर दी कि संभाजी को मराठा राज्य को न्यायोचित प्रधान मानता है। साहू निजाम की चाल ताड़ गया और निजाम उल मुल्क से युद्ध करने के लिए बाजीराव की राय मान ली। पेशवा ने 6 मार्च 1728 को औरंगाबाद में 20 मील दूर पालखेदा नामक स्थान पर निजाम को अपने जाल में फंसा लिया और उसकी रसद और पानी की व्यवस्था बंद कर दी। उसे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य किया। यह संधि इतिहास में मूंगी
शिवगांव की संधि के नाम से, मुंशी शिवगांव की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें साहू को कृष्णा नदी के उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश का एक छत्रपति स्वीकार किया गया। इसकी शर्तें ये थी, निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उसे पनहला भेज दिया गया। दूसरा, निजाम ने स्वीकार कर लिया कि वह कृष्णा के उत्तर के जिलों में तथा दूसरी जागीरें में संभाजी से कर वसूली का अधिकार को नहीं मानेगा, किंतु केवल उन्हीं प्रदेशों में मानेगा जिन्हें साहू कृष्णा और पंचगंगा के बीच उसे दिया है। उसने मराठाओं के छीने हुए प्रदेश मराठा कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। उसने मराठों के छीने हुए प्रदेशों और कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। उसने 1719 की संधि के अनुसार साहू को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मान लिया। 1728 में यह संधि इतिहास में अपना महत्व रखती है, क्योंकि इसमें निजाम ने 1719 की संधि में दिए हुए मराठा के अधिकारों को विधिवत स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त निजाम ने संभाजी की सुरक्षा न करने की प्रतिज्ञा ली। निजाम ने संभाजी की सुरक्षा न करने की प्रतिज्ञा ली, जिसमें साहू के प्रतिद्वंदी की शक्ति क्षीण हो गई। इस संधि के कारण बाजीराव युद्ध विद्या विशारद और कूटनीति कुशल प्रसिद्ध हो गए। निजाम मुंशी शिवगांव की संधि करके प्रसन्न नहीं था, अप्रसन्न था। उसने त्र्यंबक राव दाभाडे के साथ एक षड्यंत्र रचा, किंतु त्र्यंबक राव को पेशवा द्वारा कत्ल कर दिया गया। फिर उसे मालवा के मोहम्मद खां बंगस के साथ मित्रता करके बाजीराव का पीछा किया, किंतु हरा दिया गया। लड़ाई में घबराकर निजाम ने बाजीराव से गुप्त संधि कर ली, जिसके अनुसार चौथ और सरदेशमुखी के बदले पेशवा ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा। और चालाक निजाम ने मराठों के उत्तरी भारत के आक्रमण को तटस्थता को स्वीकार कर लिया, यानी हम अगर उत्तर भारत में आक्रमण करेंगे तो आप तटस्थ रहेंगे, ऐसी बातें तय हो गई। चालाक निजाम ने मराठों के उत्तरी भारत पर आक्रमण करने पर तटस्थता की स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उसने मराठों का ध्यान उत्तरी भारत की ओर लगाकर अपने प्रदेश को हमले से बचा लिया, यानी निजाम चालाक था और उसने मराठों से अपने राज्य को बचा लिया। मालवा और बुंदेलखंड की वास्तविक विजय। दूसरी ओर बाजीराव ने बुंदेलखंड और मालवा के प्रांतों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अक्टूबर 1728 में अपने भाई चिमनाजी अप्पा को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मालवा का सूबेदार गिरधर बहादुर योग्य एवं परीक्षित अफसर था। उसने अपने प्रांत की सुरक्षा का प्रबंध कर लिया। 9 दिसंबर को वह जार के निकट अमझेरा के भयंकर युद्ध में मारा गया। उसका चचेरा भाई दया बहादुर भी लड़ाई में मारा गया। अब मालवा पर मराठों का अधिकार स्थापित हो गया। लगभग उसी समय प्रसिद्ध बुंदेला राजा छत्रसाल के निमंत्रण पर बाजीराव ने बुंदेलखंड पर स्वयं आक्रमण किया। उस समय इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस ने जेतपुर में उसका घेरा डाल रखा था, किंतु बुंदेलखंड इलाहाबाद सूबे का ही भाग था। पेशवा ने देवगढ़ से महोबा के लिए तीव्र गति से कूच किया। 22 मार्च को वहां पहुंचा। बंगस ने छत्रसाल को हराकर उसे कैद कर लिया। यह जेल से भागकर महोबा और अंत में बाजीराव से जा मिला, यानी छत्रसाल बुंदेलखंड का शासक था। मोहम्मद खां बंगस का पुत्र कायम खां अपने पिता की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए आ रहा था। इन मित्रों छत्रसाल और बाजीराव ने जेतपुर के निकट उसे खदेड़ दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं मोहम्मद खां पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। इस युद्ध में बहुत से अधिक उन्होंने स्वयं हत्याएं हुई। जब मोहम्मद खां को इस बात को लिखित वचन दे दिया कि वह बुंदेलखंड जाकर छत्रसाल को फिर कभी तंग नहीं करेगा, तब उसे फारुखाबाद जाने की आज्ञा दे दी गई। छत्रसाल ने खुला दरबार किया और अपने दोनों पुत्र हृदय शाह और जगतराज को बाजीराव के संरक्षण में सौंप दिया। उसने बाजीराव को अपने राज्य का एक बड़ा भाग भी दे दिया, किंतु यह शर्त लगा दी कि वह उसके पुत्रों के साथ अपने छोटे भाइयों जैसा व्यवहार करेगा। यानी जो था मोहम्मद खां बंगस, मोहम्मद खां, उसके पुत्रों को बाजीराव ने कैद कर लिया और कहा कि उनके साथ, और शर्त ये रखी कि उनको अपने छोटे भाई की तरह से करेगा। शायद इसी समय छत्रसाल ने बाजीराव को सुंदर मस्तानी भेंट की। शायद बाजीराव जून 1729 के आरंभ में जेतपुर से पुणे आ गया। बाजीराव को जो प्रदेश मिला उसमें कालपी, भाटा, सागर, झांसी, सिरोंज, पूंछ, गरखोटा और हृदय नगर शामिल थे। बाजीराव को इनको गोविंद पंत खेरे के प्रबंध में सौंप दिया और गोविंद पंत इसके बाद गोविंद पंत बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जयपुर के राजा जयसिंह उस समय मालवा का मुगल सूबेदार था। उसने पेशवा की इस शर्त पर नायब सूबेदार बनने के लिए राजी कर लिया, वह मुगल प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा। क्लियर।
सम्राट के इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया, किंतु फिर भी मालवा और बुंदेलखंड मराठों के वास्तविक अधिकार में आ गए। अगला है गुजरात पर अधिकार और दाभड़ों का पतन। इसके बाद बाजीराव ने गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय किया और फरवरी 1731 में उसने अहमदनगर जाकर प्रांत के नए सूबेदार मारवाड़ के राजा अभय सिंह के साथ संधि कर ली। इसी बीच पेशवा और त्र्यंबक राव दाभड़ों में कलह हो गया। त्र्यंबक साहू के सेनापति था, बाजीराव की योग्यता और शक्ति से द्वेष रखता था, निजाम से मिला हुआ था। इस कारण इन दोनों के मध्य वैमनस्य चरम सीमा पर पहुंच गया। दोनों दल दभोई के पास भीलापुर के मैदान में डट गए। अस्त्र द्वारा निपटारा करने का निश्चय किया। सेनापति हराकर मार दिया गया। उसकी मृत्यु से बाजीराव का अंतिम शक्तिशाली प्रतिद्वंदी भी नष्ट हो गया। अब शाहू नाम मात्र का राजा रह गया, वास्तविक राजा बाजीराव ही था। शाहू ने त्र्यंबक राव के छोटे भाई यशवंत राव को अपनी सेनापति में नियुक्त किया, किंतु दभोड़ा परिवार फिर कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सका। अब गुजरात पिलाजी गायकवाड़ के हाथ में चला गया। दभोड़ा परिवार का प्रभुत्व वहां से हट गया। अभय सिंह ने 1738 में पिलाजी गायकवाड़ का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसके स्थान पर दाबाजी द्वितीय को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। इस प्रकार गुजरात में भी उनका अधिकार हो गया। अगला है जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, किंतु आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो प्रमुख रूप से ये बातें हैं। साहू के समय उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। उत्तराधिकारी संघर्ष में बालाजी विश्वनाथ को साहू ने मुखिया नियुक्त किया। इसलिए इन्होंने ताराबाई से युद्ध कर साहू को अकंटक राज्य दिलवा दिया। दिलवाने के बाद साहू भी इनकी सेवा करता रहा। फिर इनकी मृत्यु होने के बाद बाजीराव शासक बना, पेशवा बना। पेशवा बनने के बाद इसका शासन समय 1720 से 1740 तक ही रहा, किंतु इसी समय अवधि में उसने ऐसे काम किए जिससे वाकई में उसे अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र कहलाने का पूरा पूरा अधिकार दे दिया। क्योंकि उसने कहा कि मुगलों के जो शाखाएं हैं उन पर आक्रमण न करें और वो जर्जरता जो वृक्ष है उनकी जड़ें ही काट डाले तो शाखा ही स्वयं ही गिर जाएगी। यानी उसका मतलब ये था कि हिंदू राज्य की स्थापना या हिंदुत्व की जो बात कर रहे थे वो आगे लागू करना चाहते थे। अतः वह सीधा मुगल साम्राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो स्थानीय आसपास के जो प्रदेश है उन पर सब पर अधिकार किया, उनसे संधियां की, ताकि जब वह उत्तर भारत पर आक्रमण करे तो कोई उनका यहाँ पर विद्रोह ना करे, न ही उनके विरुद्ध सर उठाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाजीराव ने संधियों से, युद्धों से, मैत्री भावों से अपने विरोधियों का दमन किया और उनके साथ मित्रता की बातें स्थापित की और दिल्ली की ओर कूच कर गए। ये आगे का जो अध्याय है, जो लेसन है, वो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।